स्टार्ट। देखो अभी जितना भी थ्योरी है कोशिश करेंगे तो पूरी हो जाए, ट्राई करेंगे पूरा ही हो जाए। छोटा मोटा कुछ बच जाएगा तो वो वीडियो से देख लेना, क्योंकि अब इजी वाली बचेगी, कुछ भी बचेगी तो, क्योंकि पूरा अपन ने निपटा दिया है। अब तो वो बचेगा कि यार वो जीडीपी वीडीपी अच्छा होता है बुरा होता है, लिमिटेशन कुछ अगर बचेगा तो फर्जी वाला बचेगा, वो वीडियो से देख लेंगे, ताकि अपन कल का दिन अच्छे से उसमें लगाएं ADAS के अंदर, है ना। चलो तो ध्यान देना सब लोग, ADAS मतलब कल करेंगे स्टार्ट वो। उसके सेकेंड यूनिट जो है ना, क्या नाम है, फर्स्ट यूनिट भेजा हुआ है मैंने PDF ना इसका। अच्छा वो जो आपको हैंड रिटन वाला भेजा हुआ था वो सारी बातें यही तो लिखी हुई हैं। हैंड रिटन जो PDF भेजा हुआ है वो बच्चों को यही तो बोला था कि ये PDF से लिख लेना, ठीक है, वो इसी से ही तो बने हुए हैं। वो क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा डायरेक्टली यहीं से पढ़ रहे थे। अच्छा कल लास्ट में जाते जाते आप लोगों को याद होगा, इधर 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 इधर, कल लास्ट में याद है एक वो चीज़ पढ़ रहे थे अपन मेथड्स के बाद, ये पैराग्राफ, ये मेथड्स हो गया था थर्ड वाला मेथड। कल तीसरा मेथड वाला थ्योरी पढ़ लिया था ना। थ्योरी की तीनों सेकंड क्लास जो एक्स्ट्रा वाली हुई थी उसमें अपन ने फर्स्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, फिर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों की थ्योरी पढ़ ली थी। क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो सब पढ़ लिया था। उसके बाद देखो ये पैराग्राफ दे रखा है इधर, उसके बाद में ये पैराग्राफ है, तो सुनो इसमें काम की बातें हैं। ऊपर वाले में तो कुछ काम की नहीं है, ये जो खाली पड़ा है ना इसमें कोई काम की बात नहीं है। इसमें अब आप सुनना, देखो मैंने आपको शायद पहले भी कहीं बताया हो या फिर भूल जाऊंगा, अपने देश में कौन सा मेथड लगाया जाता है। अपने देश में कोई एक मेथड लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अपना देश क्या है, डेवलपिंग देश है या अंडर डेवलप्ड है। मतलब जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग होते हैं उसमें किसी एक मेथड से नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड होते हैं उनमें एक मेथड से ही निकल जाती है नेशनल इनकम, इनकम मेथड। समझ लो, सोचो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा डेवलप्ड क्यों बोल रहे हैं, डेवलप्ड के अंदर क्या होता है, फुल्ली ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अगर एक गोलगप्पे वाला भी लगा रहा है ना, समझ लो अपनी कार्ट, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। लेकिन हमारे यहाँ की कोई हिसाब किताब है क्या, नहीं। इमेजिन करो इंडिया में जितने सब्जी बेचने वाले हैं, जितने गोलगप्पे वाले हैं, जितने आपके आसपास की दुकानें हैं, मोस्ट ऑफ देम 90% 95% तक अनरजिस्टर्ड है, इनका कोई टैक्स नहीं जाता। और चलो कोई बात नहीं, टैक्स नहीं जाए, लेकिन इनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो रखी, रजिस्टर भी नहीं हो रखे। तो सोचो ये हमारे देश में क्या है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है सेक्टर। समझ में आ गई मेरी बात, कुछ ऑर्गेनाइज्ड है कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज्ड कम है, अनऑर्गेनाइज्ड ज्यादा है, ज्यादा। असली में सोचो हमारे देश की नेशनल इनकम ज्यादा होती होगी, लेकिन मेजर ही ठीक से नहीं हो पाती। मेजर कैसे करोगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है मेजरमेंट करना हमारे देश में। समझ में आई मेरी बात, ये है। तो इसलिए वी कैन नॉट मेजर द नेशनल इनकम बाय जस्ट वन मेथड। तो हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे एक इनकम मेथड क्या था, सबकी फैक्टर इनकम्स पता कर लो, किसको क्या क्या इनकम मिली, उससे टोटल लगा लो, सबका आ जाएगा नेशनल इनकम। सही है, तो वहां निकालना आसान है सर। तो याद रखिएगा इनकम मेथड क्वेश्चन आएगा, इनकम मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डैश कंट्रीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। बिकॉज वहां पे क्या होता है, द पीपल प्रॉपरली फाइल देयर रिटर्न्स, सब कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। सही है, चलो अब सुनिएगा। इसके बाद दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दूसरी बात, इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया द कंट्रीज लाइक इंडिया आर अनेबल टू एस्टिमेट देयर नेशनल इनकम होली बाय वन मेथड। तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में कौन सा मेथड लगाते हैं, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। एंड इन स्मॉल स्केल एंड नेट वैल्यू, वहाँ पे भी जो इनकम मेथड लगाते हैं, जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वहाँ पे इनकम मेथड लगाते हैं, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो तीनों में अलग अलग हो गया। एग्रीकल्चर में कौन सा लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड, फर्स्ट वाला मेथड, है ना। स्मॉल स्केल सेक्टर में क्या लगाते हैं, इनकम मेथड, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किससे निकाला जाता है, एक्सपेंडिचर। तो कभी पूरे एक मेथड से निकल ही नहीं सकता। समझ में आ गई मेरी बात, तो क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी निपट गया। अब फर्स्ट पेज पे एक पैराग्राफ है जहां से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट पेज पे इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, क्वेश्चन आता है कई बार, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वॉज पाइनियर्ड बाय, कौन था, नोबेल प्राइज विनर साइमन कजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। क्वेश्चन आता है कई बार कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट था, है ना, ये कौन थे देने वाले, इनिशियली कौन थे,
नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज मिला था उनको, क्या नाम है उसका, साइमन कजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। ठीक है सर। उसके बाद अब सुनना सर, हमारे देश में कौन निकालता है, हमारे देश में कौन निकालता है नेशनल इनकम, तो सुनना, हमारे देश में सीएसओ कौन निकालता है बेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश में दो हैं ऑर्गेनाइजेशन, 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करती है, एक है एनएसएसओ, एक है सीएसओ। एनएसएसओ क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सही है। सो अब सुनना, जो सीएसओ है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन द मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फुल फॉर्म भी आते हैं बेटा, याद रखो, एक नंबर के क्वेश्चन में तो मतलब बेस्ट है कि क्या पूछ लेते कितनी बार, फुल फॉर्म। मोस्पी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखिएगा, हमारे देश में बहुत सारे मंत्रालय हैं पार्लियामेंट में, है ना, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। उन मिनिस्ट्रीज के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसका एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, क्या नाम है, सीएसओ। वो निकालती है हमारे देश में नेशनल इनकम। देश की इनकम कौन निकालती है, सीएसओ। ठीक है भाई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है क्या। तो देश की जो निकाली जाती है नेशनल इनकम, वो निकालता कौन है, सीएसओ निकालता है, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मोस्पी के अंडर आता है। क्लियर है, खत्म। सर स्टेट लेवल पर, देश के लेवल पे तो निकलती है पूरे देश की, स्टेट लेवल पर भी निकलती है। समझ रहे हो, जैसे राजस्थान की कितनी है, पंजाब की कितनी है, ऐसे सबसे ज्यादा नेशनल इनकम कौन से उसकी, स्टेट इनकम कौन सी स्टेट की है, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा पैसा किधर है भाई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, क्यों बोलते हैं, पैसा तो उधर ही है सारा। समझ में, मतलब सबसे ज्यादा स्टेट इनकम कौन से राज्य की है, महाराष्ट्र की है। समझ रहे हो, तो राजस्थान भी है मतलब अमीरों में, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। समझ गए। बोले सर निकालता कौन है स्टेट लेवल वाली, तो स्टेट लेवल वाली निकालता है DESS, डायरेक्टरेट ऑफ, बेटा फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, नाम भी, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है, DESS। ठीक है। और इनको ऑब्वियसली निकालने में कौन मदद करेगा, इनको तो आता नहीं निकालना, कौन मदद करता है, सीएसओ, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो तो मेन संस्था है, तो वो इनको हेल्प करती है। जैसे सारे बैंकों का बाप कौन है, बस, तो वैसे ही इनको भी कौन मदद करेगा, सीएसओ करेगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब आ जाओ लास्ट पेज पे, सीधे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट, ये रहा, ये रहा यहाँ, सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स। क्योंकि अभी हमने पढ़ा नेशनल अकाउंट्स, अब रीजनल में सबसे पहले यही तो पढ़ा, स्टेट के अकाउंट्स, नेशनल स्टेट की इनकम कौन निकालता है, स्टेट की इनकम, स्टेट का प्रोडक्ट कौन निकालता है, DESS, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। चलो सर अब सुनिएगा, देखो सर, स्टेट इनकम फिर से आ गया, सेम बात रिपीट कर रहा है, स्टेट इनकम और स्टेट प्रोडक्ट एक ही तो बात होती है। अरे जो स्टेट में बनेगा वही बिकेगा, वही इनकम, पता है सबको। तो स्टेट इनकम, स्टेट प्रोडक्ट एक ही बात होती है। एंड सर क्या होता है, डेफिनेशन बता दो। जीडीपी की क्या होती थी, टोटल, डी मतलब डोमेस्टिक, हमारी टेरिटरी के अंदर, वैसे उसने कंट्री बोला है, आई से लीद है, तो ग्रॉस टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, हमारे देश के अंदर, उसे बोलते जीडीपी एक साल में। तो वैसे ही टोटल कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ हमारी स्टेट के अंदर एक साल में, उसे क्या बोलते हैं, एसडीपी। हमारे राज्य में टोटल कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज बने, उसे क्या बोलते हैं, एसडीपी। तो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द राज्य विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली 1 ईयर के लिए निकाली जाती है, वो तो पता ही आपको। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, एक पढ़ा था उस दिन अपन ने, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है वैसे नॉर्मली, 10वीं क्लास वाला, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। फिर उस दिन अपन ने पढ़ा था वो जीडीपी पर कैपिटा, वो क्या होता है, टोटल देश की जीडीपी है, तो होती है एडजस्टेड बाय, मतलब कौन सी जीडीपी, रियल वाली जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो होता था जीडीपी को, टोटल देश की जीडीपी को अगर हम पर पर्सन डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, जीडीपी पर कैपिटा। ऐसे ही टोटल राज्य, राजस्थान की टोटल इनकम कितनी है सोचो, डिवाइड बाय राजस्थान की पॉपुलेशन, तो पर राजस्थानी की क्या आ जाएगी, इनकम। अरे आई बात समझ में। तो उसको बोलते क्या है, पर कैपिटा स्टेट इनकम।
एक तो पर कैपिटा इनकम, वो तो पूरे देश का होता है। पर कैपिटा स्टेट इनकम मतलब राजस्थान में हर प्रति व्यक्ति मतलब पर पर्सन कितना उनके हिस्से में आता है, उसे क्या कहते हैं, पर कैपिटा स्टेट इनकम। तो कैसे निकालते हैं सर, बड़ा आसान है। टोटल जो राज्य की इनकम है एनएसडीपी मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ गए, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइड कर दो सर किससे, डिवाइड कर दो किससे, मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कौन सी लेते हैं सोचो, इस साल की निकालनी है अपने को, ये पर कैपिटा स्टेट इनकम फॉर्मूला लिख लेना, ये लिखा हुआ ऊपर, एनएसडीपी डिवाइडेड बाय कौन सी पॉपुलेशन, मिड ईयर। देखो ना साल की स्टार्टिंग की ले रहे हैं ना साल के एंड की, समझ रहे हो, कौन सी ले रहे हैं, मिड ईयर की ले रहे हैं ऑन एन एवरेज। सन भाई क्योंकि आप भी जानते हो सर साल की स्टार्टिंग में और एंड में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे, सर्दी का माहौल रहता है ना, तो ज़्यादातर जो डिलीवरीज हैं लोग प्लान करते हैं। देखो जो प्रैक्टिकल बात है इसकी बात है, इसमें कोई गंदी बात थोड़ी है, सही बात बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं मोस्टली दे प्रिफर टू डू इट इन विंटर्स, ठीक है। रीजन बीइंग क्या, इट्स ईजियर है ना, उस टाइम पे गर्मी में क्या है, दे कैन बी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मैं डॉक्टर तो हुई ना, तुम जानते ही हो, समझ, मेरा काश मुझे पहले पता होता कि इतना पैसा होता है, मैं सही बता रहा हूँ डॉक्टर बनता मैं। चीरा फाड़ी में क्या दिक्कत थी, अच्छा लगता है वो तो वैसे ही मारना, तो वैसे ही इंसान को अच्छा लगता है। चीरा फाड़ी में तो क्या बुरा था, बोला हाँ भैया इधर पेट में दिक्कत, बोला ये काट दे, 2 मिनट लगती है अपने को, तो सर्जन बनते हैं सीधे ही, समझ रहे हो, बोलो जो भी खोलना है खोल देंगे भाई साहब, 2 मिनट दे दो बस। भाई बहुत तगड़ा पैसा, पहले पता होता ना, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी करके मैं डॉक्टर बन जाता, कुछ भी करके, मतलब 12th तक पता लग जाता अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था 11th 12th में ना, उसके पास कॉमर्स थी, ठीक है, जाट था भाई अपना, है ना। अब उसके मम्मी पापा का स्कूल चलता था, मतलब अच्छा खासा स्कूल था, बट दैट वाज आरबीएसई बोर्ड है ना, स्कूल चलता था, अच्छा वेल ऑफ फैमिली थी, अमीर थे, है ना। अब वो पढ़ता नहीं था, लेकिन उसका बड़ा भाई मॉडल था, उससे भी बड़ा डॉक्टर था, 2 भाई थे, वो तीसरी प्रोडक्शन था, है ना। तो पढ़ता नहीं था वो, समझ रहे हो, 6 फुट 5 इंच हाइट भाई साहब, लंबा, समझ रहे हो, छत पे बीड़ी जाता था, पंखे साफ करा लेता था मैं। तो मेरे घर पे ही इंस्टीट्यूट था मेरा, बहुत साल पुरानी बात है, 13-14 साल हो गए होंगे, ठीक है। तो 11वीं में आया मेरे पास करा दिया, चलो मैंने जैसे तैसे करके, उसको पढ़ता था नहीं। अब 12वीं में आया, 12वीं की स्टार्टिंग में ही, तो उसके फर्स्ट टर्म्स में फेल हो गया, वो पढ़ता था ही नहीं, आता ही नहीं था, छुट्टी मार लेता था बहुत ज़्यादा। तो उसकी मम्मी का फ़ोन आया, अब मम्मी भी है तो जाटी, तो मम्मी ने बोलती है, बोला सर ये पढ़ाई नहीं कर रहा, नंबर नहीं आ रहे। मैंने कहा मैडम आता ही नहीं आपका बेटा, मैं देखो साफ बोलता हूँ, मैंने कहा आता ही नहीं आपका बेटा, तो बोला सर, मैंने कहा मैडम मुश्किल से 11वीं पास हुए, इसमें भी नहीं आता है। तो बोला सर ऐसे ऐसे, बोला सर कोई दिक्कत नहीं है सर, डॉक्टर बना देंगे। मैंने कहा है, कॉमर्स दिला रखी है आप, मेरे को लगा पता नहीं है इसको, है ना, ऐसी बोल रही है। मैंने कहा आपने तो लेकिन कॉमर्स दिला रखी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही स्कूल है, डॉक्टर बना देंगे। एंड यू वोंट बिलीव, उसने डॉक्टर बना दिया। वो 12वीं क्लास में फेल हो गया, 12वीं में फेल हो गया, है ना। उसका जो भी पेपर बनू के उसको रशिया भेज दिया, है ना, रशिया से डॉक्टरी की पढ़ाई करा दी। अभी शायद हो गई होगी खत्म उसकी, आराम से कब की खत्म हो गई, डॉक्टर बन गया हो, सोच लो अब आप। तो बहुत आसान है। हाँ तो वही है, डॉक्टर तो है अपन, रशिया है ना, वो रशिया में कैसे जाओगे आप, वैसे भी वहीं करेगा वो काटा पीटी। अब तो सीख गया होगा, प्रैक्टिस कर करके सीख ही जाता है। 100 ऑपरेशन करेगा, 98 खराब करेगा, 2 तो सीख ही जाएगा। चलो तो अरे लेकिन बात सही है, मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं, आपको पता होगा, ओपनिंग स्टार्टिंग की नहीं लेते, एंड की नहीं लेते, मिड ईयर लेते हैं, एवरेज आ जाती है उससे ना। साल के एंड में लोगों तो भैया बहुत ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन, तो बढ़ जाते हैं साल के एंड तक तो बहुत ज्यादा। पता है देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ताबड़तोड़ तो चल रहा है भाई साहब। देखो भाई नेक्स्ट, स्टेट लेवल एस्टिमेट्स। सर स्टेट लेवल, वापस से सेम क्वेश्चन, अभी उधर भी आया था। स्टेट लेवल की इनकम कौन निकालता है, DESS, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बेटा क्वेश्चन आते हैं, और इनको कौन हेल्प करेगा, ऑब्वियसली CSO हेल्प कर देता है इनको, दे असिस्ट, CSO असिस्ट इन द स्टेट्स, ठीक है, CSO असिस्ट द स्टेट्स इन प्रिपरेशन ऑफ दीज एस्टिमेट्स। सही बात है, उनको एडवाइस देता है। अब सुनना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज होती है
देखो वैसे तो स्टेट इनकम निकालना आसान है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें क्रॉस होती है बॉर्डर्स। अब उसमें कैसे बांटोगे इनकम? अब देखो रेलवे है, समझ रहे हो, मान लो ये यशमीत है, यशमीत की गर्लफ्रेंड रहती है दिल्ली, है ना, तो अब ये ट्रेन में जाता है यहाँ से जयपुर से डबल डेकर में। अब सुनना, तो डबल डेकर में जाता है, जयपुर में तो बैठा, ट्रेन बुक कराई इसने, 800 रुपए की टिकट है मान लेते हैं, तो यहाँ पे करा। अब वो ट्रेन कहाँ से जाएगी? जयपुर, जयपुर से फिर गुड़गांव और हरियाणा होते हुए भिवानी रेवाड़ी आता है रास्ते में, नीमराना, फिर दिल्ली आता है। तो ये तो 3 स्टेट्स क्रॉस कर गया। अब इसने 800 रुपए दिए, किसके हिस्से में जाएगी वो इनकम? किसके हिस्से में जाएगी? सोचो, नहीं समझ में? अब मान लो चलो वहां से आ गया, अब फोन पे लगा रहता है पूरे दिन दिन रात रात, खाना खाया क्या, क्या कर रही हो? ठीक है, बाकी बातें तो नहीं बता सकता हूं मैं। तो अब लगा हुआ है फोन पे भाई साहब, दिन रात दमादम कॉल्स पे। तो ये जो कॉल्स का पैसा है, टेलीकॉम, ठीक है, जियो को जो पैसे दे रहा है, जियो की सिम डलवा रखी है इसने, रिचार्ज पे रिचार्ज, दमादम, सही है। तो अब किसके हिस्से में जाएगा ये? उधर फोन कर रहे हैं ना ये, तो वहां जाएगा या यहां जाएगा? सोचो, नहीं समझ में आ रहा? तो अब सुनना, ऐसे सेक्टर्स को बोलते हैं सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं सर जिसकी इनकम हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को एलोकेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए क्या करा जाता है, उनकी इनकम है ना, उनकी स्टेट में नहीं डालते। उनकी कौन निकालता है इनकम? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो टोटल कैलकुलेट कर लेती है, टोटल रेलवे की इनकम ले लेगी। अब रेलवे की इनकम को कैसे बांट देगी? फिर वो कोई ना कोई बेसिस लेकर के उनमें बांट देती है। पहले क्या निकाली जाती है? टोटल। जैसे टेलीकॉम है तो टोटल टेलीकॉम की इनकम निकाल ली जाएगी और फिर उसको हर स्टेट में एलोकेट कर दिया जाएगा। ऐसे किया जाता है, क्लियर है? और कोई ना कोई बेसिस लेकर के वो गवर्नमेंट करती है, वो अपने को नहीं बताती, वो कोई भी यूज करके। समझ में आ गया? खत्म। ऐसे सेक्टर्स को क्या बोलते हैं? सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। सर कौन कौन से होते हैं? देखो लिखा है इधर, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट इनकम सर्टेन एक्टिविटीज लाइक रेलवे, कम्युनिकेशन, दो ही दिए ना एग्जांपल आपको। बैंकिंग भी तो होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस। समझ में आई मेरी बात? तुमने इंश्योरेंस कराई, जयपुर में एक्सीडेंट हो गया, दिल्ली में, अब कुछ भी हो सकता है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ये रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो क्या करते हैं? दे कट अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज। ये बाउंड्री, स्टेट बाउंड्रीज को कट करके इसमें दूसरे राज्य भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, इट कैन नॉट बी असाइन टू एनी वन स्टेट। इनका जो इकोनॉमिक अमाउंट आया वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को डालना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या, इनको क्या बोलते हैं? सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। तो निकालता कौन है? द अमाउंट ऑफ दीज एक्टिविटीज आर कैलकुलेटेड बाय द इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरे देश के लिए निकाल लिया जाता है टोटल में, और फिर उसको एलोकेट कर दिया जाता है स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट इंडिकेटर्स। रेलिवेंट कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बांट देती है। आया समझ में? खत्म। समझ में आ गया सभी को? पक्का? उसके बाद में एक टॉपिक है जीडीपी और वेलफेयर, ये भी टॉपिक है। उसके बाद में एक टॉपिक है, पहले ये पढ़ते हैं, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। सर नेशनल इनकम अभी हमने पढ़ लिया पूरा, इसको निकालने में और इसके कॉन्सेप्ट में कई लिमिटेशंस है, कई कमियां हैं, जो कि है सही में ही है, ठीक है। तो सर क्या कमियां हैं? सुनिएगा सर। देर आर इनन्यूमरेबल लिमिटेशंस, बहुत सारी कमियां हैं सर, एक दो नहीं है। देर आर इनन्यूमरेबल लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। द टास्क इज मोर कॉम्प्लेक्स इन अंडर डेवलप्ड। सर ये टास्क और ज्यादा कहां कॉम्प्लेक्स हो जाता है? अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देश में तो और कॉम्प्लेक्स है। कहां आसान है निकालना? डेवलप्ड में। चलो सर, तो क्या क्या कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज आती हैं? देयर आर मेनी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। समझ गए मेरी बात? नंबर 1, पहली प्रॉब्लम क्या है सर? लैक ऑफ अग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कोई एक ऐसी डेफिनेशन बनी ही नहीं जिसपे सबका अग्रीमेंट हो गया हो, सब राजी हो जाए, ऐसी डेफिनेशन से कोई बनी नहीं एक। समझ में आई मेरी बात? तो देयर इज नो अग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। नंबर 2, सर एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। आपको बड़ी परेशानी होती होगी जब 12वीं क्लास में होते होगे आप, तो कई एग्जांपल्स ऐसे होते थे जहां
दिमाग खराब हो जाता था कि बोले और ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। क्यों दिमाग खराब हो जाता था? क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे सच में वो मुश्किल है और सच में उनकी कमी है बनाने वालों की, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स बनाए। अरे समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो उनके कुछ लूप होल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहां पे, जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे ये डिफरेंशिएट करना सच में मुश्किल हो जाता है कि वो फाइनल गुड है और इंटरमीडिएट गुड है। समझ में आ गई? इवन टीचर छोड़ो, बनाने वाले ने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम छोड़ दी तो फिर तो वो प्रॉब्लम है ही। अरे आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? पक्का एक एग्जांपल होता था 12th क्लास में, वो चौक और डस्टर वाला। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में गलती नहीं है, वो इनके कॉन्सेप्ट में ही गलती है। आ गई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये लिमिटेशन से तो पढ़ रहे हैं कि क्या गलतियां होती हैं, ये तो गलतियां हैं सर। नेक्स्ट, इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। आज अभी भी कई लोगों को उसमें भी इशू आता है। अभी वो इंटरेस्ट वाली बात पढ़ रहे थे कल परसों अपन। अरे इंटरेस्ट वाला बोले यार वो क्यों हटा रहे हैं, वो तो मेहनत का है, कंजम्पशन प्रोडक्टिव वाला। कई लोगों को उसमें भी इशू है कि यार इसको जोड़े या नहीं जोड़े। सो लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद ट्रांसफर पेमेंट्स कि कौन सा जुड़ना, किसको ट्रांसफर मान रहे हो, किसको नहीं मान रहे हो। बताओ, वो इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, उसको क्या मान लेते हैं? ट्रांसफर मान लेते हैं। तो कई लोगों का मानना है, बोले यार ऐसे क्या ट्रांसफर मान रहे हो, हमने तो पैसा दिया ही था ना। कोई भी पर्पस के लिए दिया हो, हमको तो ब्याज मिला उसके ऊपर, तो इनकम मानो, हमारी तो मेहनत की इनकम, फ्री पॉकेट में थोड़ी कमाई है। अरे सही है कि नहीं? अगला उससे कुछ भी करे। सर में है कि नहीं है मेरी बात? तो उसलिए भी ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स है। सर सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स की सर्विसेज क्या होती है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। समझ रहे हो? कई चीज़ों पे उसकी रेट कैसे निकलेगी, कई चीज़ों पे 25% है, किसी पे 30 है, किसी पे 20 है। तो ये बड़ा मुश्किल है ना डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी, कि कितना लगाएं कितना नहीं लगाएं। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर नेशनल इनकम में आज भी पता है क्या कमियां हैं? आपको ये तो पता लग जाता है देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है या घट रही है, ये तो पता लग गया। लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि सेक्टर वाइज इनकम नहीं पता लगती। एक तो ये नहीं पता लगता कि अमीर की कितनी है, गरीब की कितनी है, इसमें ये नहीं पता लग रहा। इनकम तो बढ़ रही है देश के, लेकिन क्या पता सिर्फ अमीर की बढ़ रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अमीर की इनकम बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। समझ में आ गई मेरी बात? सो इस कॉन्सेप्ट में आज भी देखो कोशिश कर रहे हैं, बनाने वाले कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ नेशनल इनकम में कुछ ऐसी सेटिंग बैठ जाए, क्या पता आपके बच्चे जब हों फ्यूचर में, जब तक ये कॉन्सेप्ट आ जाए दुनिया में। अभी तक तो नहीं आया है इंडिया में, तो दे आर ट्राइंग टू इनकलकेट कि यार ये पता लग जाए नेशनल इनकम में ना, ये कि यार अमीर की कितनी है, गरीब की कितनी है, ऐसे पता लग जाए। ये डालने की कोशिश करी जा रही है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें डाल दें जिससे कि ये पता लग जाए कि अमीर की कितनी है और गरीब। लेकिन ऐसा अभी तक दे आर नॉट सक्सेसफुल इन दिस। तो अभी भी इसमें ये कमी है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का पता नहीं लगता है। कहां लगता है पता? लगा आपको पता कहीं? आप बताओ कैसे निकालोगे अमीर की कितनी, गरीब की कितनी? पता ही नहीं कर सकते। समझ में आया? टोटल पता लगती है सिर्फ। नेक्स्ट सुनना, वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइस। अपन ने वो जीडीपी वाली टॉपिक पढ़ी है एक्स्ट्रा क्लास, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। सही है? क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट? सर नॉमिनल जीडीपी अच्छी बात, फर्जी बात होती है, क्योंकि वो तो करंट ईयर प्राइसेस से मल्टीप्लाई होता है, याद है? तो क्या निकालनी चाहिए हमेशा? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? मतलब आप कोई भी चीज की क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करो? बेस ईयर प्राइसेस से। सही है? बेस ईयर मतलब उसकी पहले प्राइसेस क्या थी। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैंने एक ये कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, लेट्स से कोई प्रोडक्ट है, कोई बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। सही है? इधर से यूं मारू खींच के तो बम मर जाता है, बम हो जाता है, ठीक है। इधर यूं कर दूं तो माइक बन जाता है। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया मैंने, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, दुनिया में इससे पहले कभी आया ही नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले कभी आया नहीं तो बेस ईयर प्राइस कैसे निकालोगे इसकी? बताओ कैसे निकालोगे? बेस ईयर प्राइस क्या होती है कि भाई यार मल्टीप्लाई करो, मैंने 1 लाख यूनिट बेची इनटू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस है तुम्हारे पास इसकी? अरे ये तो नया प्रोडक्ट है। तो सर ये कैसे करोगे फिर आप? रियल जीडीपी निकाल नहीं पाओगे इसका, तो आप रियल अमाउंट। सही है? तो याद रखिएगा, द वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइसेस इज नॉट पॉसिबल। कैसे करोगे? इसकी बेस ईयर प्राइस है ही नहीं तुम्हारे पास, नया प्रोडक्ट है ना ये।
अरे लॉजिक समझ में आ गया? तो जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसका तो बेस ईयर होता ही नहीं हमारे पास, बेस ईयर का प्राइस, तो वहां कैसे वैल्यूएशन करोगे सर? रियल जीडीपी निकाल ही नहीं सकते। समझ में आया? तो वहां तो करंट ईयर से गिनना पड़ेगा जो इसकी करंट प्राइस है। तो ये डिफिकल्टी है ना इसकी, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो बोलता है कांस्टेंट प्राइस से करो, लेकिन नए प्रोडक्ट की कैसे करोगे? पुराने की तो कर लोगे, नए की कैसे करोगे? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज की वैल्यूएशन करने जो उतरे हैं, आज तक वो उतरे ही हुए हैं, कभी ऊपर ही नहीं आ पाए गड्ढे के अंदर से। समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या है? गड्ढे ही है, गड्ढों में गड्ढे, गड्ढों में गड्ढे, गड्ढों में गड्ढे, गड्ढों में गड्ढे, खड्डे ही खड्डे। समझ में आई मेरी बात? और क्या, पहले रोड बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं फिर तोड़ते, फिर बनाते हैं फिर तोड़ते, खड्डे 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 खड्डे। तो इनकी वैल्यूएशन करना सर इट इज नॉट पॉसिबल। सही बता रहा हूं, असली में तुम बिलीव नहीं करोगे, सच में देश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, भर भर के पैसा है, लेकिन कहाँ है, किसको है, किसको नहीं, कुछ नहीं पता है। बहुत ज्यादा पैसा है देश के पास में, कम नहीं है, बट कहाँ है ना, बहुत पता ही नहीं सर। इसमें घुसना भी पॉसिबल है ही नहीं। समझ लो, एक तरीके से पाताल लोग है, इसके अंदर निकालना इसको बहुत मुश्किल है। समझ गए? नेक्स्ट, अदर चैलेंजेस। सर इसके अलावा और भी चैलेंजेस आ जाते हैं। अब सुनो, नेशनल इनकम निकालने में, देश की नेशनल इनकम निकालना हमारा सही निकाल ही नहीं सकते, बहुत चैलेंजेस है। नंबर 1, इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा। सर डेटा इनएडिक्वेट है, प्रॉपर डेटा मिलता ही नहीं, कभी कोई सही से डेटा बताता नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, बताता भी है तो उसकी रिलायबिलिटी का कुछ, वो रिलायबल है या नहीं है इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है, झूठा भी बता देता है। समझ, जानबूझ के कम बताते हैं कई लोग। सही है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। सर देश की नेशनल इनकम निकालना इसलिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा क्या, कौन सा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज्ड। नॉन मोनेटाइज मतलब अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड कितना सा है? बहुत कम। ऑर्गेनाइज्ड कितना है? बहुत सारा। सोचो, देश में जितना कॉमर्स हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है ना। देख लो आप, पूरी रोड पे उतर के देखो, जितने भी वेंडर्स है सारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं। कोई भी रजिस्टर कराया हुआ है क्या? नहीं। समझ लो, जाके उधर देखो, यहाँ पे रोड को इधर नीचे जाते ही थोड़ा सा रोड पे वो जूस वाला है, समझ लो, उधर वो निकालता है ना, उसका मौसमी का जूस निकालता है सिर्फ वो। उसकी इनकम पता करो, क्या उसने है वो रजिस्टर्ड है क्या? रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है सर। समझ लो, कोई भी मोची हो गया, कॉबलो, कोई भी, नो वन इज रजिस्टर्ड सर। और देश में कितना सारा है, आप सोचो ना कितना बड़ा है। तो सोचो, इसलिए देश में नेशनल इनकम निकालना बड़ा एक चैलेंज है सर, बिकॉज यहाँ पे नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत प्रेजेंस है। ठीक है, अगर सब मोनेटाइज होता तो फिर तो निकल जाती 2 मिनट में। समझ में आया? एक और, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कल बताया था मैंने उसमें प्रिकॉशंस में कि खुद के लिए जो अपन बना रहे हैं प्रोडक्शन, उसको इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन करता कौन है सर? बताते ही नहीं है। खुद के लिए कितना बनाया है ये बताते नहीं है, सिर्फ कौन सा बताते हैं? मार्केट के वाला बताते हैं। खुद के लिए बताया तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाए, क्या पता ऐसा, इसलिए वो छुपाते हैं ये बातें। सनमाई, मान लो ये अध्ययन है, एसी का काम करता है ये, इसने 1000 एसी बनाए, ठीक है, मान लो 20 घर में लगा लिए, तो 20 घर में लगाया बताएगा ही नहीं है। तो बोलो मैं क्यों बताऊं, बोलो फिर फालतू टैक्स मांग ले, फिर मांगते तो है ही, मांग ही लेंगे। सही है, तो ये बताएगा ही नहीं। तो ये, लेकिन ये गलत आएगी ना सर देश की नेशनल इनकम, क्योंकि बने तो वो भी है। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। सर सबको अकाउंट्स बनाना आता ही नहीं, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कर पाते हैं क्या सब लोग? कर पाते हैं? नहीं। जितना भी है तो सर वो इसलिए क्या, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, और वो नहीं, कुछ नहीं, अकाउंटिंग नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम है सर, बिकॉज ऑफ मे भी पढ़े लिखे नहीं होते। सही बात है। गोलगप्पे वाले को बोले यार तू यार जर्नल नहीं बनाता, मुंह पे थूक देगा तुम्हारे। आया बड़ा जर्नल बनाने, मजाक उड़ा रहा है हमारी पढ़ाई का है। बोले पढ़े लिखे होते तो मैं गोलगप्पे थोड़ी बेचता। सही है कि नहीं है? तो वही वाली बात है। तो याद रखो यार, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस वो ही नहीं करते, मेजरमेंट ही नहीं करते, सही हिसाब किताब ही नहीं करते। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, वो मैंने आपको बोला था ना, पहला स्टेप क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड में? आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। दूसरा क्या होता है? बांट दो उनको 3 सेक्टर्स में। कौन से सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी और, अब आपको बताता हूं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसको यही नहीं बता सकते आप प्राइमरी में आएगा फुल्ली या सेकेंडरी में आएगा या टर्शरी में आएगा, तीनों का मिक्स। तो उनका क्या करोगे सर? तो हमारे देश में कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जहां पे प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना मुश्किल है कि वो कौन से सेक्टर में आता है। आगे बात समझ में?
अरे मेरी दूध की डेयरी है, लेकिन दूध की डेयरी के साथ साथ आइसक्रीम भी बना के बेचता हूँ, पूरी फैक्ट्री है, प्लांट है, आइसक्रीम बटर और ये, तो बताओ काय में आएगा, प्राइमरी में आएगा या इंडस्ट्री में आएगा? बताते रहो नहीं बता पाओगे। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सीएफसी, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन करना क्या है, बहुत मुश्किल है। बस तो ये सारी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती है नेशनल इनकम में, समझ रहे हो? तो इसीलिए, और मैंने क्या कहा था आपको, 12वीं क्लास के हवा जैसे नहीं होता है यहाँ पे कि भैया सबका आंसर सेम आए तीनों मेथड से, जरूरी नहीं है। मैंने बताया, दिखाया भी था उस दिन आपको। अच्छा वो वीडियो देख लेना, आप पता लग जाएगा आपको, नहीं देखा तो। कौन सा? नेशनल इनकम के क्वेश्चंस कराए थे ना एक्स्ट्रा क्लास में उस दिन, 9 से 16, 9 से 15 तक एक्स्ट्रा क्लास, वो जो क्वेश्चंस कराए हुए नेशनल इनकम पे, वीडियो डला हुआ है, अभी बोला था ना, आते ही बोला था, लेक्चर 6 पार्ट 2, तो जाके देखना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है एक, जिसके अंदर एक मेथड में अलग आंसर है, एक मेथड में अलग, तो आता है ऐसा। समझ में आ गया? स्कूल थोड़ी है सीबीएसई, कुछ भी बोल देंगे बच्चों को चल जाएगा। पूरी तरीके से नहीं है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि वो लोग क्या है, सीबीएसई की बुक से पढ़ाते हैं। पढ़ाना चाहिए आपको गवर्नमेंट का जो नेशनल अकाउंट्स, सीएसओ जो मैंने बोला आपको, जाओ उसकी वेबसाइट पे, वहां पे मिलेगा इस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो दैट इज द मोर राइट अप्रोच ना, क्योंकि वही तो बताता है, वही तुम डिसाइड करता है कैसे निकलेगी। सही है ये। चलो अब सुनिएगा, तो ये टॉपिक्स हो गए आपके। अब कौन से टॉपिक्स बचे हैं? देखो 2 टॉपिक बचे सामने, देखो। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं यार। एक बात बताओ, ये जीडीपी पढ़ा था अपन ने, है ना? 2 प्रकार की होती है, रियल और, जानते हैं सबने, देख लिया क्या वो वीडियो? मेरे बोलने से मैं तो बोलते रहूंगा भाई एंड तक, अब देख लोगे तो बढ़िया पास हो जाओगे, नहीं तो फिर अगले अटेम्प्ट में तो पढ़ ही लोगे। हाँ भाई, तो एक टॉपिक होता है बेटा, जीडीपी एंड वेलफेयर, 12वीं क्लास में भी होता है यही सेम टॉपिक। इसमें क्या होता है, वो ये पूछता है आपसे कि क्या कोई भी देश की जीडीपी एक वेलफेयर का इंडेक्स है क्या, कि यार अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बोलो यार वेलफेयर बढ़ रहा है हमारे देश का, ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्या जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? तो द आंसर इज नो, जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। इट मे बी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? देखो देश में जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन क्राइम्स भी तो बढ़ रहे हैं। आप बोलो राजस्थान की जीडीपी तो बढ़ रही है, राजस्थान में खूब पैसा आ रहा है, लेकिन क्राइम भी तो बढ़ रहा है। हर रोज खबरें आ रही है, अब आजकल खबरें ज्यादा आने लग गई है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये क्या है, ये वेलफेयर हो रहा है क्या देश का? नहीं। तो वैसे ही देश के बारे में सोचो, जैसे मैंने राजस्थान के बारे में बताया। तो जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। इसके सपोर्ट में अपन बहुत सारे आंसर्स देंगे, तो सुनिएगा सर लोग, सब लोग। जीडीपी की बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके देश की गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई है। आ गई क्या बात समझ में? इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब वो इट डजंट शो कि आपके देश की गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसके बाद भी बुरी है। तो सुनिएगा, जीडीपी मेजर्स एक्सक्लूड द फॉलोइंग विच आर क्रिटिकल फॉर द ओवरऑल वेलफेयर वेलबींग ऑफ द सिटीजंस। जीडीपी जो है ना, उसमें सर वो कई कमियां हैं, वो कई चीजें छोड़ देता है जो वेलफेयर के अंदर बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो वो कई चीजें छोड़ देता है, जैसे कि नंबर 1, सुनना थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है ये, इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी मैंने आपको बताया था जीडीपी बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, आपको लगेगा, लेकिन यार ये तो पता लग ही नहीं रहा ना कि अमीर की भी बढ़ रही है, गरीब की भी बढ़ रही है। क्या ये पता लगता है क्या उससे? नहीं पता लगता। तो सर वो क्या है, वो उसमें कमी क्या है जीडीपी में, कि वहां पे ये चीज छूट जाती है। कौन सी वाली? उसमें ये कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं लगता। कौन सा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ये पता नहीं लगता। तो इसलिए सर ये हम नहीं कह सकते कि सही में वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या पता सिर्फ अमीरों की, जो 2% अमीर है देश में, उनकी इनकम बढ़ रही हो, सिर्फ हो सकता है ना ऐसा। जीडीपी तो बढ़ रही है, क्या पता लेकिन सिर्फ 2% अमीरों की बढ़ रही हो, क्योंकि सर जीडीपी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का तो पता लगता ही नहीं है। तो इसमें क्या कमी है सर? इसलिए इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। अब सुनना, देश में जीडीपी बढ़ रही है ना, लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहे नहीं हो रहे, ये जरूरी थोड़ी है जीडीपी बढ़ते हुए। मान लो देश की जीडीपी बढ़ रही है क्योंकि देश के अंदर गुटखे का उत्पादन बहुत हो रहा है, गुटखा खूब बन रहा है, गुटखा बन रहा है, सिगरेट बन रही है, तंबाकू बन रहा है, बीड़ी बन रही है, दारू खूब बिक रही है। इनसे अब ये बिक तो खूब रहे हैं तो जीडीपी तो बढ़ेगी ना। अरे सेल हो रही है इनकी तो जीडीपी तो बढ़ेगी देश की। तो क्या कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ?
जीडीपी तो खूब अमाउंट दिखा रहा है, बोले और खूब बढ़ गई, बट क्या कोई सही में वैल्यू कंट्रीब्यूशन हुआ, कोई देश में इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, मैनेजरियल इनोवेशन हुआ, कुछ नहीं सर। तो जीडीपी का बढ़ना इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जरूरी नहीं कि वेलफेयर हुआ ही हुआ है, क्या पता कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ ही ना हो। सही है। नेक्स्ट सर, जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर इसलिए भी नहीं है क्योंकि कई, देखो इसमें कई प्रोडक्शन ऐसे होते हैं विच आर हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से छुपा लिए जाते हैं, बताए नहीं जाते। कौन से वाले? या तो काय के लिए छुपा लेते हैं, या तो टैक्स को बचाने के लिए, या फिर वो क्या है, इलीगल है, ड्रग्स है, गैम्बलिंग है। सही बात है। तो ड्रग्स हो गया, ड्रग्स वाली इनकम कितनी आती है, खूब होती है ऐसा, लेकिन सर वो बताते नहीं है ना सर वो। तो इसलिए जो नेशनल इनकम है सर, वो एक तरीके, वो जीडीपी का बढ़ना इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे प्रोडक्शन है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, या तो टैक्स चोरी की वजह से नहीं बताते लोग, या फिर वो इलीगल है इसलिए नहीं बताते। 2 नंबर, 1 नंबर में 2 नंबर में कर लेते हैं ना काम, कैश में निपटा लेते हैं। समझ में आया? वही वाली बात है। नेक्स्ट, नॉन मार्केट प्रोडक्शन। सर नॉन मार्केट मतलब, देखो नॉन मार्केट क्या होता है, देखो एक होता है एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक क्या होती है सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला तो इंक्लूड ही नहीं करते हम यहाँ पर, लेकिन सर उसमें भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही रहा है ना। कहीं आपने देखो एक गरीब को पैसे दिए, पैसा तो गया वहाँ पे भी, सर में आगे भी कैश में दे दिए, कोई भी चीज़ कर दी, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, वो इंक्लूड ही नहीं होते। तो सर याद रखिएगा, नॉन मार्केट प्रोडक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, तो सर ये क्या होते हैं, ये इंक्लूड होते ही नहीं, दिखते ही नहीं जीडीपी में। जीडीपी में दिख रहा है क्या? फिर ये तो पता ही नहीं लगते सर। एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तुम जीडीपी देश की और जीडीपी बढ़ रही है, शानदार सर, मजा आ रहा है, ये और वो टॉप 5 में आ गए सर हम। चुनाव देखो आप, चुनाव के टाइम पे 65-60% वोटिंग नहीं होती मुंबई के अंदर। मुंबई में इतने पढ़े लिखे लोग बनते हैं, वो साले वोट नहीं देने जाते। क्यों? उसको छुट्टी की तरह यूज करते हैं, बोले यार कम ट्रैफिक है, ये है, प्लान्स बना लेते हैं। जिस दिन इलेक्शन का दिन होता है उस दिन प्लान्स बना लेते हैं घूमने के, वोट नहीं देने जाते, और फिर वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहेंगे, मोदी आया है, राहुल गांधी आया है। तो यार हु आर यू टू टेल, तो आप तो वोट भी नहीं देने गए। सही है कि नहीं है कि नहीं? आपने देश की एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, आपने उस चुनाव में भाग ही नहीं लिया सर। चुनावी मेला होता है, एक तरीके से सेलिब्रेशन है कि इतनी बड़ी देश की, दुनिया में इतना बड़ा देश जो जहां 55 देशों से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शन एक तरीके से समझ लो चुनावी मेला है, जिसमें आपने तो भाग ही नहीं लिया। फिर आप कैसे वो कमेंट कर रहे हो किसी चीज पे कि यार वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, अरे तुमने तो वोट नहीं दिया, छुट्टी मनाने गए हुए थे। सही है कि नहीं है? तो ऐसे होता है। तो सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना सर, अरे लेकिन कोई उसमें ये चीजें बताते थोड़ा ना लग रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ये है। तो ये इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जाना चाहिए, इट इज योर राइट। अपने अधिकारों को यूज कर रहे हो क्या आप? कर ही नहीं रहे हो, बताओ। ये है सारे बॉलीवुड वाले, बता रहा हूं ना, देश में से बॉलीवुड हटा दो आप, देश ऐसा यूं जाएगा ना आपका, शाइन करेगा, यू वोंट इमेजिन। सही बता रहा हूं मैं। आप ये बॉलीवुड को हटा दो और एक ये थोड़ा सा ना सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दो या बंदी कर दो। देखो रेस्ट्रिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंटेंट रेस्ट्रिक्टेड कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, देश ऐसे शाइन करेगा, यू वोंट इमेजिन। समझ रहे हो? आज हमारे देश में भी क्या है, लोगों को लगने लग गया कि यार कपड़े उतारने लग जाओ, रिव्यूज आने लग जाएंगे। सही बात है ना? फैक्ट है ये बात। मतलब वही वाली बात है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसके व्यूज नहीं आते, आते हैं क्या? आप बता दो। अरे इतनी सच्चाई आप सब लोग जानते हो, इतने बड़े हो चुके हो, आप ये सब बातें कर सकते हैं अपन ना। जो देश की जो आप बताओ मेरे को, वो जिन सिंपल सी बात है, जो ऐसे वाले कंटेंट दिखा रहे हैं उसको तो व्यूज मिल रहे, भाई साहब ऐसे खतरनाक खतरनाक, दे आर अर्निंग, यू नो, सब्सक्राइबर्स है उनके, ये हैं वो हैं, खूब पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो अच्छा कंटेंट बना रहा है उसका कोई व्यू नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे थोड़ी देश बढ़ेगा सर। अच्छी चीजें दिखाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, इसको रेस्ट्रिक्ट करो। अच्छा मैं बंद करने के खिलाफ हूं, क्यों? क्योंकि सर इससे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं आजकल। सही, कितने बिजनेसेस हैं जो चल रहे हैं इंस्टाग्राम और इन सब चीजों से चल रहे है ना। सो करो, होना चाहिए, लेकिन कंटेंट तरीके का होना चाहिए। बॉलीवुड हटा दो देश में से, आप देखो क्या देश शाइन करेगा हमारा। वो कल परसों की बात है, वो 2 औरतें हैं बॉलीवुड के अंदर, क्या नाम है वो, बावली पूंछ, एक वो दिया मिर्जा करके एक पुरानी एक्ट्रेस है, तुम नहीं जानते होगे ज्यादा,
वो वाली पिक्चर देखी है आपने? वो गाना तो जरूर सुना होगा, रहना है तेरे दिल में वाला, जरा जरा बहकता है बहकता, अरे वो था एक पिक्चर था, तो उस बहुत अच्छी पिक्चर अच्छी थी उसमें, लेकिन वो ली थी, तो वो मेन पिक्चर किसकी वजह से चलती है? वो एक्टर था वो उसमें, वो क्या नाम है उसका, बहुत बढ़िया एक्टर है वो, क्या नाम है उसका? आर माधवन। आर माधवन शानदार साउथ वाला एक्टर है, बहुत प्यारी एक्टिंग करता है वो। और म्यूजिक था ए आर रहमान का उस टाइम पे, स्टार्टिंग 2000 की बात है। सो उसमें वो एक्ट्रेस थी, कल परसों क्या बोलती है वो और एक और बॉलीवुड दोनों मिलके बोला देश के अंदर, बोले जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है ना, ये जो भी है ना, जो भी बुरी चीजें हो रही है, बोले मैन के कारण हो रही है, आदमियों के कारण। बताओ, लीड कहीं की तो आज सिर्फ आदमियों के कारण ऐसा आपको लगता है? इतने तो पढ़े लिखे हो, आप भी समझदार हो, सिर्फ एक जेंडर को क्यों बोल रही है बिना फालतू में? आदमियों के कारण नहीं रो रहे हैं, बाकी थोड़ी कुछ कर रहे होंगे। जाके देखो थड़ियों पे, समझ लो इक्वालिटी दिख रहेगी आपको आजकल, थड़ियों पे दिखती है इक्वालिटी, समझ लो, साथ में सुट्टा लगा रही है बड़ा ताबड़ तोड़ वो भी बढ़िया बढ़िया लड़कियां, तुम इमेजिन नहीं करो, बोले यार ये यहाँ पे है तो है, सिगरेट फूक रही है, इक्वालिटी सही है, इक्वालिटी इसी देश, वही तो बोल रहा हूँ, बॉलीवुड ही सिखाता है ये, गलत चीज में इक्वालिटी देखना। इक्वालिटी काहे में देखते? अपॉर्चुनिटीज में थी एक्चुअली, इक्वालिटी वो सपोज टू बी इन अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, है ना, कि यार बेटे को जितना माँ बाप आगे एनकरेज कर रहे हैं, बेटी को भी करें, लेकिन हमारे देश में गलत सेंस में इक्वालिटी लिए जा रहे हैं कि यार कपड़े पहनने की इक्वालिटी होनी चाहिए, सिगरेट फूकने की मॉडर्नाइज तो तभी दिखूंगी, 4 कश लगाऊंगी, सही है, फैक्ट है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, आपको मजाक नहीं लग रही होगी, लेकिन ये सर देश में जीडीपी तो बढ़ रही है ना, लेकिन वेलफेयर बढ़ रहा है क्या? घट रहा है। हेल्थ बढ़ रही है क्या? घट रही है। सोशल कल्चर डेवलपमेंट हो रहा है क्या? घट रहा है। समझ लो, फिर हेल्थ इंडेक्स अच्छा हो रहा है क्या? हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा हो रहा है क्या? क्राइम बढ़ रहे कम हो रहे हैं क्या? सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना। क्लाइमेटिक चेंजेस, समझ लो आप मेरी बात, बुरे होते जा रहे हैं, सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना यार। डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेबर, तो आप बताओ क्या जीडीपी का बढ़ना इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? नो। डिसयूटिलिटी ऑफ, यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, सही है। अब डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम, सुनना मेरी बात, बहुत पिंच करेगी डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम, देखो आदमी काम करता है, A labor has a choice, याद करो, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लेबर हैज अ चॉइस बिटवीन वर्क एंड लेजर, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे आराम करना है। लेकिन अब क्या पता तुम्हारे देश की जीडीपी बहुत बढ़ रही है, लेकिन क्या पता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आदमी काम ज्यादा कर रहा है और वर्क कम कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं दोनों, काम ज्यादा करेगा तो आराम कम हो जाएगा। तो सर ये जो डिससैटिस्फैक्शन बिल्ड हो रहा है, समझ लो सर, तो क्या ये जीडीपी दिखाता है? नहीं। अमेरिका है, अमेरिका, पीपल आर डूइंग 2-3 जॉब्स, है ना, दे आर गेटिंग वेरी लेस स्लीप। जापान में सर ग्रोथ तो बहुत हो रही है, लेकिन सर पीपल आर डिससैटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स, कि व्हाट दे आर डूइंग विद देयर लाइफ, पूरे घंटे 22-22 घंटे 30-30 घंटे 20-20 घंटे काम करे जा रहे हैं भाई साहब, समझ लो। लेकिन सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना, लेकिन जो ये डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, क्या ये जीडीपी दिखाता है? क्या पता ये डबल काम करने से बढ़ रहा हो, क्या पता उनको आराम करने के लिए समय नहीं मिलता हो, क्या पता वो सुबह सुबह 7 बजे यहां आ जाते हो। सही, वो जीडीपी तो बढ़ रही है ना, पैसा तो आ रहा है ना सर, खत्म हो सब। तो देखो अब सुनो, तो डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम, तो याद रखिएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंट्रीज जीडीपी राइजेस इफ द टोटल आवर्स ऑफ वर्क इंक्रीजेस। सर जापान की जीडीपी तो तब भी बढ़ेगी ना सर, सोचो डबल शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो उनको डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है वो आपकी जीडीपी में दिखता है क्या कभी? नहीं। तो जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, सही। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बैड्स, जल्दी देखना थोड़ा ही फास्ट, इसको जल्दी नहीं। इकोनॉमिक बैड्स फॉर एग्जांपल, सर देश में क्राइम बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, कंजेशन हो रहा है, ये एनवायरमेंट बदल रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना, लेकिन अरे यार अच्छी बातें हैं क्या ये बढ़ रहे हैं? पानी कम होते जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है, घरों में सबने पार्किंग्स बना रखी हैं, समझ लो, कहीं मिट्टी छोड़ी नहीं, भगवान पानी दे रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड वाटर में जाएगा कहां से? नालियों में जा रहा है वो तो सारा बह के, समझ लो। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था,
घर ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे मिट्टी होती थी, घर छोटा बाकी मिट्टी होती थी, है ना, तो वहाँ पे पानी जाता था, ग्राउंड वाटर में पानी जाता था, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा हो जाता था। अब तो कहाँ होता है, सबने पक्का बना लिया, सबने, किसी को मिट्टी चाहिए ही नहीं भैया, समझ रहे हो। द वॉलंटियर वर्क एंड सर्विसेज, सर जीडीपी अच्छा वो नहीं होता इंडिकेटर, क्यों, इसमें वॉलंटरी वर्क जो जो हुआ, किसी ने इतनी चैरिटी करी, किसने इतना काम किया, उसकी तो वो आई नहीं रही वैल्यू, क्योंकि वो तो सिर्फ इकोनॉमिक चीजों को लेता है जीडीपी, नॉन इकोनॉमिक चीजों को तो लेता ही नहीं। आपने कितनी सेवा करी लोगों की, वो आया क्या, नहीं आया। तो सर वो सही अमाउंट थोड़ी दिखाएगा, फिर नहीं है दिखाएगा, सही है, पैसा तो वहां भी लगा। मैनी थिंग्स that contribute to our economic welfare such as leisure time, fairness, gender equality, security of community feelings। सर देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन आदमी आदमी से लड़ रहा है सर, समझ रहे हो, आदमी और औरतों में जेंडर इक्वालिटी नहीं है सर, समझ रहे हो, तो ये सब क्या है, इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ, सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना, तो यही तो कह रहा हूं, जीडीपी का बढ़ना कोई अच्छा इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर नहीं होता है, समझ में आया। तो फेयरनेस हो रही है क्या, फेयरनेस होनी चाहिए देश में, है ना, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, एक दूसरे की कम्युनिटी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सही है क्या, लेकिन कर रहे हैं क्या, नहीं। कोई एक धर्म के लोग दूसरे देश के दो धर्म के लोगों को मार देते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी एक का फेस्टिवल चल रहा हो दूसरे वाले कीड़े करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, समझ, धर्म परिवर्तन। एक यार क्यों तुम अपना निभाओ वो अपना निभाए, क्यों कन्वर्ट क्यों कर रहे हो भाई, सही है। अरे हाँ है ना, एक लड़का था उधर वो यूपी में, अपने माँ बाप के घर पैदा हुआ, 27-28 साल का लड़का, वो पता नहीं फिर वो अचानक से अगेंस्ट देयर पेरेंट्स विश वो उसको कुछ किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, उसने दूसरा धर्म पर कन्वर्ट कर लिया, समझ रहे हो, उसके माँ बाप रो रहे हैं, मतलब आप जो भी है वो सब जीडीपी तो बढ़ रही है ना, लेकिन ये भी तो है यार, एक दूसरे की कम्युनिटी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो। व्हाई आर यू कन्वर्टिंग, व्हाई यू वांट टू बी मोर इन क्वांटिटी, व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, क्या करना चाहते हो आप ये बढ़ा करके तादाद, हमारे दूसरे वाले से कम क्यों कर रहे हो, सारी सही है ना, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के रिलीजन को, सही है क्या, ये सारी बात है। बहुत पॉजिटिव, सर एक एक्सटर्नलिटी वाली चीज बताई थी मैंने थोड़ी सी, एक्सटर्नलिटी क्या होता है, अपने काम से दूसरों के ऊपर इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी पे नेगेटिव इंपैक्ट आना, पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, चैप्टर 7 में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा लेक्चर है 2 दिन तक चलेगा। सर ये दिखाता है कि जीडीपी कभी नहीं, तो सर जैसे आज ये खूब कितनी बन रही है, लेकिन इससे समाज पे कितना नुकसान होगा, प्लास्टिक्स, ये देखिए दिखाता है जीडीपी, जीडीपी तो बढ़ रही है ना, वही दिखाता है जीडीपी तो, लेकिन ये चीजें बढ़ रही हैं, प्लास्टिक्स और ये सब बढ़ रहे हैं, है ना, ये अच्छी बात थोड़ना है, समझ में आई कि नहीं है मेरी बात। लास्ट पॉइंट खत्म, अब सुनो, दैट एक और लास्ट चीज है सर, डिस्टिंक्शन बिटवीन, देखो 2 टाइप के गुड्स होते हैं, वन दैट गिव्स यू डेवलपमेंट एंड द दूसरे गुड्स भी होते हैं जिनसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा लेकिन वो भी देश के लिए बहुत जरूरी है। अब सोचो, बॉम्ब्स, एम्यूनिशंस, ठीक है, जो लड़ाई वाले जो गुड्स होते हैं, अब ये भी तो देश में बढ़ रहे हैं, खरीदते ही हम, सर देश की जीडीपी बन भी रहे हैं देश में, तो जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन सर इससे हमारा कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि तुम्हारा कोई नहीं, तो सर यही तो बात है, जीडीपी में ये भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आपको इनमें ऐसे भी गुड्स जुड़े हुए होते हैं जो इससे ना तो देखो कोई डेवलपमेंट बढ़ रही है, लेकिन ये फिर भी बनाने जरूरी है, जरूरी तो है ही, नहीं बनाएंगे क्या, बनाने जरूरी है, समझ रहे हो। एक आदमी था जवाहरलाल नेहरू जी, अगर उनकी चलती तो हमारे देश में आर्मी नहीं होती, वो तो एक उन्होंने तो कह दिया था, बोले आर्मी की जरूरत नहीं है, आर्मी को बंद करो, सिर्फ पुलिस से काम चलाऊंगा मैं, अगर उनकी चलती ना तो सिर्फ आर्मी होती नहीं आज हमारे देश के अंदर, तो जो कि गलत था उनका कहना, सही नहीं है। एक सर आर्मी से क्या होता है, आपकी आर्मी बहुत बढ़िया होगी, जितनी ह्यूज होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस हायर होगा, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, दैट योर इंटरनल सिक्योरिटी इज स्ट्रांग। ये किससे मिलता है कॉन्फिडेंस कि आज कोई हमें बिगाड़ नहीं सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, किससे मिलता है कॉन्फिडेंस, आर्मी से, होती नहीं तो सुनना बेटा, एक लाइन है लास्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन, बस सर हो गया, हाँ सर हो गया, एंड हो गया, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, कल पढ़ेंगे, वैसे तो बढ़ा दिया मैंने, कुछ गुड से डेवलपमेंट होता है, कुछ से नहीं होता, तो वैसे खत्म हो चुका है, कल अपन दूसरी यूनिट चालू करेंगे, ठीक है, और ये हल्का सा जल्दी खत्म कर लेंगे उसको, चलो।